इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी बवाल हो गया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और नेपाल की तारीफ की। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार को पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने की सलाह दी। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. पाकिस्तान पर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को देश के सैनिकों का अपमान बताया। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर भारत के राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वोट रक्षक अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस ने उन सीटों को चुना जहां वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद मामूली अंतर से हारी थी। इन सीटों पर हर 20 बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात किया जाएगा। वोट रक्षक मतदाता सूची पर लगातार नजर रखेंगे। नाम जोड़ने या हटाने में गड़बड़ी दिखे तो वो तुरंत चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। उधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बार फिर बवाल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट में कटौती का विरोध कर रहे हजारों लोग पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पेरिस की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद उन्हें घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत की वजह से पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक अफरा तफरी रही। लेकिन पुलिस की मुसीबत तब बढ़ गई जब लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। इसी वजह से हालात संभालने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि फ्रांस की सरकार अगले साल के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती की तैयारी में जुट गई। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटना और फ्रांस की 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना भी शामिल रहा। फ्रांस की सरकार ने दलील दी कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, जबकि फ्रांस के ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं और सिर्फ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाती हैं। इसी के विरोध में फ्रांस के कई शहरों में लोगों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए पेरिस में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। और हालात बिगड़ने के बाद पेरिस पुलिस के जवान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूट पड़े। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पेरिस पुलिस के इस एक्शन की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें सड़क से घसीटकर हटाने में जुट गए। इसी तरह कुछ और प्रदर्शनकारियों को भी पेरिस पुलिस के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। पेरिस की सड़कों पर काफी देर तक बवाल होता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि एक तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मोर्चा संभाले खड़े रहे, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे नजर आए। इस दौरान सड़क पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां भी खड़ी रहीं। उन गाड़ियों के आगे पुलिस के जवान एक कतार में तैनात दिखाई दिए। तभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। लोग नाक और मुंह ढककर वहां से भागने में जुट गए। सड़क पर हर तरफ धुआं छा गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही खड़े रहे। सिर्फ पेरिस की सड़कों पर ही नहीं, बल्कि फ्रांस के दूसरे शहरों में भी सड़कों पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले हाईवे तक जाम कर दिए। कुछ जगहों पर पुलिस पर पथराव करने की भी खबरें सामने आई। दावा किया गया कि प्रदर्शन में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। इसी वजह से हालात संभालने के लिए फ्रांस की सरकार ने पूरे देश में 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। फ्रांस की सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पिछले हफ्ते भी पेरिस समेत फ्रांस के तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था, ताकि देश में सब कुछ ठप करके फ्रांस की सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर बवाल कर दिया था। सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट और ग्रिल तक डाल दिए गए थे। और तो और प्रदर्शनकारियों ने बड़े बड़े कूड़ेदान डालकर सड़कों को बंद कर दिया था।
और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही नजर आए, क्योंकि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी पेरिस की सड़कों से प्रदर्शनकारी नहीं हटे। पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। कुछ प्रदर्शनकारी तो आंसू गैस के गोलों को पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। पिछले हफ्ते भी फ्रांस सरकार की नीतियों और बजट कटौती के विरोध में पेरिस समेत वहां के कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेरिस की सड़कों पर जमकर तांडव किया था। सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोहे के गेट, ग्रिल और बड़े बड़े कूड़ेदान डाल दिए गए थे। फ्रांस में लोगों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि फ्रांस की सरकार ने 2026 के बजट में करीब 5,200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 4.5 लाख करोड़ की कटौती का प्लान तैयार किया। इसमें पेंशन रोकना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च कम करना, बेरोजगारी भत्ता घटाना और 2 राष्ट्रीय छुट्टियां हटाना शामिल है। फ्रांस सरकार ने दलील दी कि इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन वहां की ट्रेड यूनियनों और दूसरे संगठनों का मानना है कि सरकार की नीतियां आम लोगों के खिलाफ हैं। इसीलिए फ्रांस की सरकार को झुकाने के लिए लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से आंदोलन छेड़ दिया। इधर दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा और दिल्ली में पुलिस ने गैंगस्टरों के 39 ठिकानों पर छापेमारी की और उसी दौरान प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए, 1.25 किलो सोना और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में हुई हत्या के एक मामले में फरार चल रहे गुड्डू नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में वो गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर रेप, हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने 4 किलो हेरोइन के साथ 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस गिरोह के बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी। उधर आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर कासिम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तबाह किए गए लश्कर के गढ़ मरकज ए तैयबा की बर्बादी के सबूत दिए। लश्कर कमांडर ने आतंक के उस गढ़ के सामने खड़े होकर यह दावा किया कि लश्कर जल्द ही उस मस्जिद को दोबारा बना लेगा। आतंकी कासिम के मुताबिक वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान उसने ये बात भी कबूल की कि मुरीदके में मौजूद लश्कर के उस सबसे बड़े सेंटर को ऑपरेशन सिंदूर में नेस्त नाबूद कर दिया गया था। कासिम ने यह भी माना कि वहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें आतंकी हमलों के लिए तैयार किया जाता था और फिर भारत समेत दूसरे देशों में हमले के लिए भेजा जाता था। यह वही मस्जिद है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सटीक हमला कर मलबे में बदल दिया था। भारत के हमले से लश्कर का यह ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया था। और उसी मस्जिद के मलबे के सामने खड़े होकर लश्कर के कमांडर कासिम ने इसका सबूत भी दिया। उसने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने लश्कर के मुख्यालय यानी मरकज़े तैयबा को बर्बाद कर दिया था और उसे दोबारा बनाने का काम तेज हो गया। जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने पोसने के आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन उसी के पंजाब प्रांत के मुरीदके में खड़े होकर लश्कर के कमांडर कासिम ने पाकिस्तानी दावों की पोल खोल दी। बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। ये मलबा जहां दिखाया गया वहां कभी आतंकी संगठन लश्कर का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में मौजूद इस मस्जिद को मरकज़े तैयबा कहा जाता था। माना जाता है कि लश्कर के आतंकियों को इसी मस्जिद में ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी वजह से भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत लश्कर के इस मुख्यालय को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खौफ में आए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने मुख्यालय पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से शिफ्ट करने शुरू कर दिए। सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने टेरर कैंप बनाने शुरू कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अकेले पीओके में ही भारतीय सेना ने कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। इनमें जैश और हिज्ब दोनों के कई कैंप थे।
सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय सेना के खौफ की वजह से आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अपने ठिकाने बनाना बेहतर समझा। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं ताकि उन पर हमला करना आसान न हो। दावा तो यह भी किया गया कि जैश और हिज्ब ने आतंकियों की भर्ती भी तेज कर दी। सूत्रों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई इलाकों में आतंकी रैली और धार्मिक सभाएं करके युवाओं को अपने संगठनों से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सूत्रों ने दावा किया आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद 25 सितंबर को पाकिस्तान के पेशावर में एक रैली करने की तैयारी में। मतलब वहां आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की कोशिश तेज हो गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकी संगठनों में इस कदर खौफ पसर गया कि उन्होंने अपने इलाके बदलने शुरू कर दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश और हिज्ब के आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बंदाई इलाके में नए आतंकी सेंटर बनाने शुरू कर दिए। दावा किया गया कि हिजबुल मुजाहिदीन ने वहां HM 313 नाम का एक ट्रेनिंग कैंप बनाया जो अलकायदा की 313 नाम की ब्रिगेड से जुड़ा बताया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी संगठनों ने धार्मिक सभाओं और रैलियों के जरिए आतंकियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह इस बात से बेखबर होने का नाटक करती दिखी। इस पर भारत ने उसे निशाने पर लिया। world is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना ने आतंकियों को सुरक्षा देने का काम शुरू कर दिया। उस पर बड़ी खबर आई ईरान के चाबहार बंदरगाह पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि सितंबर महीने के अंत तक चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वालों पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। भारत पर भी इस फैसले का असर पड़ सकता है क्योंकि भारत भी इस बंदरगाह पर एक टर्मिनल बना रहा है। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका ने जो यह कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह को चलाने वाले लोगों पर वो प्रतिबंध लगाएगा, उसका मतलब भारत के लिए क्या हुआ? क्योंकि अमेरिका ने तो ईरान पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो उसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर बाकी चीजों के लिए तो प्रतिबंध लगाए हुए थे, लेकिन चाबहार बंदरगाह को छूट दे रखी थी। और वो छूट भारत की वजह से थी क्योंकि वहां का टर्मिनल भारत बना रहा है और पिछले साल से तो भारत की ही कंपनी चला रही है। यानी अब जो ट्रंप सरकार कह रही है कि चाबहार में कुछ भी करने वालों पर भी प्रतिबंध लगाएगी, वो सिर्फ ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने की बात नहीं है, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। यह पूरा माजरा समझने की जरूरत है। चाबहार है क्या, कहां पर है, भारत वहां बंदरगाह क्यों चला रहा है? इस पूरे इलाके के शतरंज के खेल में भारत की पोजीशन समझना सब लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि यह सब लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। चाबहार एक बंदरगाह है ईरान में। मुंबई से अगर आप सीधा पश्चिम की ओर जहाज चलाओ, करीब 768 नॉटिकल मील तक तो आप पहुंच जाओगे ईरान। समुद्र में दूरी नॉटिकल मील में नापी जाती है। 768 नॉटिकल मील का मतलब हुआ लगभग 1400 किलोमीटर। यानी हवाई जहाज से जाओ तो 2 घंटे में पहुंच सकते, यानी ज्यादा दूर नहीं है ईरान। और ये तो मुंबई के बंदरगाह से 1400 किलोमीटर है, गुजरात के कांडला बंदरगाह से तो सिर्फ 550 नॉटिकल मील दूर है, यानी लगभग 1000 किलोमीटर ही। यानी ईरान का यह पॉइंट तो भारत के लिए एक लोकल बंदरगाह जितनी ही दूरी पर है। और ये जो सबसे पास ईरान का तट है वो पता कहां है? बलूचिस्तान में, ईरान के बलूचिस्तान में। जी, ज्यादा पब्लिक को नहीं पता कि ईरान में भी एक बलूचिस्तान है। वहां का एक प्रांत है सिस्तान बलूचिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान से लगा हुआ। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तट पर है ग्वादर बंदरगाह जो चीन बना रहा है, और ठीक उसके पास ही ग्वादर से सिर्फ 100 मील दूर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है चाबहार, जहां बंदरगाह बना रहा है भारत। काफी तो बन भी चुका है और वहां से जहाज चल भी रहे हैं, भारत ही मैनेज कर रहा बंदरगाह को। उससे 200 मील ही आगे ईरान का एक बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास पुराना बंदरगाह है ईरान का। यह इधर पाकिस्तान के ग्वादर के पास भारत ने बनाया है नया बंदरगाह चाबहार। तो जब बंदर अब्बास था ही तो यह नया क्यों बनाया है? क्योंकि यह बंदर अब्बास है हॉर्मुज गलियारे में। पता है ना आपको कि फारस की खाड़ी में जहाजों का एक चोक पॉइंट है जिसको हॉर्मुज गलियारा कहते हैं, और जहाजों को उस संकरे से गलियारे से गुजरना पड़ता है। तो वहां पर है बंदर अब्बास। यानी ईरान के पास इससे पहले खुले समुद्र में कोई बंदरगाह नहीं था, इसलिए चाबहार खास है क्योंकि यह ईरान का इकलौता बंदरगाह है जो सीधे खुले समुद्र से जुड़ा है। इस पर जाने के लिए समुद्री जहाजों को हॉर्मुज गलियारे से होकर
नहीं जाना पड़ता, यानी वो तंग रास्ता जहां तेल के जहाज ट्रैफिक में फंसे ऑटो रिक्शा जैसे लाइन में लग जाते हैं, वो खाड़ी वहां सिर्फ 21 मील चौड़ी है और वहां से दुनिया के सारे तेल कारोबार का 1/3 हिस्सा जाता है। चाबहार उस झंझट से बचाता है क्योंकि उसके गहरे पानी में बड़े से बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। 1 लाख टन माल ढोने वाले जहाज भी इधर जा सकते हैं चाबहार में। बंदरगाह बनाने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तट के कितने करीब तक बड़े जहाज जा सकते हैं, और यह चाबहार का मॉडर्न बंदरगाह तो भारत ने अब बनाया है, लेकिन वैसे यहां पर पुराने जमाने से व्यापार होता रहा है। पुराने जमाने में इसका नाम होता था तीज, सैकड़ों सालों से था। ये 11वीं सदी में अल बरूनी ने लिखा था कि यह भारत के समुद्री व्यापार का शुरुआती पॉइंट होता था। समुद्री डाकू यहां छिपते थे, पुर्तगाली नाविक यहां रुकते थे, मंगोल व्यापारी यहां से गुजरते थे, यानी यह पुराना रूट रहा है। आज ये एक फ्री ट्रेड जोन है, यानी वहां कारोबार करने वालों को टैक्स में छूट मिलती है। पास में ईरान की नौसेना के ठिकाने हैं जो उसे सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल इसके सामने ओमान का तट है, उधर आगे दुबई है, भारत से सीधा यहां पहुंच सकते हैं। तो क्या यह ओमान, दुबई और वहां से आगे जाने के लिए बनाया भारत ने? नहीं, वहां तो जा ही सकते हैं, लेकिन यह जो सबसे बड़ी ताकत देता है भारत को वो है पाकिस्तान को बाईपास करने की। मतलब अगर आपको कोई सामान अफगानिस्तान पहुंचाना है या मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह उस इलाके से व्यापार करना है, तो आपको पाकिस्तान के रास्ते जाने की जरूरत ही नहीं है। इसको समझना जरूरी है। देखिए, चाबहार से एक सड़क अफगानिस्तान तक जाती है, सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है वहां से, और जल्द ही रेल शुरू होने वाली है 590 किलोमीटर में अफगानिस्तान की सीमा तक, मिलक के पास, जरन शहर के करीब। वहां से हेरात, काबुल या मजार शरीफ जैसे शहरों तक माल आसानी से पहुंचता है। और सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, यह रास्ता मध्य एशिया तक जाता है, उन देशों तक जो समुद्र से कटे हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। वहां कपास है, तेल है, गैस है, लेकिन समुद्र तक रास्ता नहीं है। चाबहार उनका समुद्र तक का सबसे करीब का रास्ता है। भारत के लिए यह रास्ता सीधा वहां तक है, बीच में पाकिस्तान का चक्कर ही नहीं। यहां से ईरान और वहां से उधर निकल जाओ। पब्लिक को यह तो पता है कि चीन पाकिस्तान में सीपेक बना रहा है, सीपीईसी, ग्वादर तक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन भारत कोई हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। भारत क्या कर रहा है यह भी तो समझ लीजिए। पता है आपको, भारत से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर बन रहा है, सीधा यूरोप। इसका नाम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह कोई साधारण सड़क नहीं है, यह सीधी साधारण सड़क नहीं है। समुद्र, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर लंबा जाल है जो भारत के पश्चिमी तट को यूरोप से जोड़ता है। इसे भारत, ईरान और रूस ने सन 2000 में शुरू किया था, और यह पुराने रास्तों के मुकाबले 40% टाइम और 30% पैसे बचाता है। पुराना रास्ता था सुएज नहर से जाता था, ये इधर से पूरा घूम के, वो मुंबई से मॉस्को तक 16,000 किलोमीटर का है। 16,000 किलोमीटर में मॉस्को पहुंचते थे और महीना भर लगता। जहाज भारत के दक्षिणी किनारे से लाल सागर, मिस्र, भूमध्य सागर होकर यूरोप जाता। वो लंबा और महंगा पड़ता है पुराना रास्ता। INSTC से छोटा करता है। मान लो मुंबई या कांडला से एक जहाज निकला, वो 2-3 दिन में चाबहार पहुंचता है, जहां भारत की कंपनी है IPGL। वो बंदरगाह पर शाहिद बेहश्ती टर्मिनल चलाती है। वहां माल ट्रकों या ट्रेनों में लदता है। चाबहार में एक रास्ता जिसे ईस्टर्न रूट कहते हैं, चाबहार से जाहेदान तक जाता है। वो 700 किलोमीटर की रेलवे लाइन है जो भारत बना रहा है। जाहेदान से यह अफगानिस्तान की सीमा तक, फिर काबुल या हेरात तक जाता है। कुल मिलाकर 1 हफ्ते में माल मुंबई से काबुल सीधा, 1 हफ्ते में। और यह रास्ता यहीं नहीं रुकता। अफगानिस्तान से सड़कें मध्य एशिया तक फैलती हैं। उज्बेकिस्तान का ताशकंद, जहां कपास और फल हैं, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, जहां गैस भरी है, कजाकिस्तान का अलमाटी, जहां तेल है। ये देश भारत का माल चाहते हैं और भारत उनके संसाधन चाहता है, तो ये व्यापार यहां से हो सकता है। INSTC चाबहार को इन बाजारों से जोड़ता है, अफगानिस्तान के गार्लैंड हाईवे के जरिए। ये तो हो गया ईस्टर्न रूट। फिर एक और रास्ता है वेस्टर्न रूट,
वो जाता है चाबहार से तेहरान, फिर अजरबैजान और रूस के कैस्पियन सागर के बंदरगाहों जैसे अस्त्रखान तक जाता है। वहां से रेल जाती है मॉस्को तक या सेंट पीटर्सबर्ग तक, या आप यूरोप भी जा सकते हो, यानी लंदन तक, बर्लिन तक। साल 2023 में जब पाकिस्तान ने सीमा बंद की, पता है आपको, भारत ने चाबहार से 20,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा था। तो यह चल रहा है दुनिया के इस इलाके में। चीन की तो पब्लिक खूब खबर रखती है, भारत का भी देख लीजिए। भारत ने 2021 में चाबहार को INSTC का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया था और 2024 तक बात आगे बढ़ी और अफगानिस्तान में तालिबान ने भी 2024 में फरवरी में $3.5 करोड़ का निवेश करने का वादा किया हुआ है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को बाईपास करना चाहता है, अफगानिस्तान भी। अब समझिए कि अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है। अमेरिका और ईरान की नहीं बनती, ये तो आपको पता ही है। तो 2018 में जब पहली ट्रंप सरकार थी, पहली ट्रंप सरकार ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी ईरान के साथ, तो उसने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। चाबहार जैसे बंदरगाहों पर भी असर पड़ा, लेकिन अमेरिका ने भारत को एक खास छूट दी थी, जिसे IFCA वेवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने दलील दी थी कि चाबहार से अफगानिस्तान को मदद मिलती है। अमेरिका तब तक अफगानिस्तान से निकला नहीं था, तो वो भी चाहता था कि भारत अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाए। पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार से गेहूं, दवाइयां, कीटनाशक और बहुत कुछ अफगानिस्तान जा रहा था। तो भारत की कंपनी IPGL बेहिचक शाहिद बेहश्ती टर्मिनल चला सकती थी। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि वो 2018 की छूट खत्म कर रहा है 29 सितंबर से। अब चाबहार में काम करने वाले यानी भारत की कंपनियां, ईरान के पार्टनर या जहाज चलाने वाले, सब पर प्रतिबंध का खतरा है। अमेरिका कहता है ये ईरान के खिलाफ उठाया गया कदम है, लेकिन भारत और दूसरे देश ये दलील देते हैं कि ये अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा जहां मदद की जरूरत है। और अमेरिका भी चाहेगा कि अफगानिस्तान उसी के पाले में रहे, नहीं तो चीन और रूस को भी वहां मौका मिल सकता है अफगानिस्तान में। और ऐसा ना हो, इसके लिए अमेरिका को जाना पड़ेगा भारत के जरिए ही, क्योंकि टर्मिनल वहां चलाता है भारत। तो इस इलाके की शतरंज में ट्रंप ने अपनी चाल तो चल दी, ये कहते हुए कि चाबहार को प्रतिबंधों से जो छूट दी थी वो वापस ले लेंगे। लेकिन इस बिसात पर मोहरे बिछे हैं भारत के, और चुनौती अमेरिका के सामने है चीन और रूस की। वो कहते हैं ना कि अभी तो तेल देखो और तेल की धार देखो, 100 बात की एक बात। उधर रूस के कमचातका प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप आने के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस का कमचातका प्रायद्वीप एक बार फिर भूकंप के भयंकर झटकों से दहल उठा। वहां 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और इसके बाद समंदर के किनारे वाले इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। बीते 1.5 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ जब कमचातका में 7.0 तीव्रता से ज्यादा तगड़े भूकंप आए। बिहार के समस्तीपुर में एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी को कुछ लोग गोली मारकर फरार हो गए। वहां सरेआम की गई फायरिंग में वो कर्मचारी घायल हो गए। उनके मुताबिक फायरिंग करने वालों ने उनसे 10 लाख रुपयों की मांग की थी। रंगदारी मांग रहा था। कितना? 10 लाख रुपये। बिहार के मुंगेर में करीब 40 स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से उन स्कूलों को पिछले 2 महीने से खोला नहीं जा सका। वहां गंगा के लगातार उफान पर रहने से उन स्कूलों में जमा नदी का पानी उतर ही नहीं पाया। हालांकि प्रशासन वहां पढ़ने वाले बच्चों और उनके टीचरों को पहले ही दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर चुका है। विद्यालय में पानी घटता है, हम लोग पुनः कक्षा संचालित करना सुनिश्चित है। इधर गाजा में जारी जंग के बीच इजराइल की फौज ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। वहां बम की तरह फटने वाले आत्मघाती ड्रोन के अलावा विनाशकारी मिसाइलों की भी बारिश कर दी गई। दावा किया गया कि लेबनान में सीज फायर लागू किए जाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब वहां इतने बड़े पैमाने पर बमबारी की गई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम समेत कई अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए। इजराइल और लेबनान के बीच पिछले साल नवंबर महीने में सीज फायर समझौता हुआ था। उस वक्त तय किया गया था कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन सीज फायर समझौते के बाद भी लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे, क्योंकि इजराइल ये दावा करता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां दोबारा अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए। और इसीलिए इजराइल की फौज ने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लेबनान पर बारूद की बारिश कर दी।
इजराइल की मिसाइलें लेबनान के आसमान में पहुंची तो वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन इससे पहले कि लोग संभल पाते वो मिसाइलें अलग अलग टारगेटों पर फटनी शुरू हो गईं। इसके बाद तो दहशत फैल गई। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद एक मकान पर भी मिसाइल दाग दी। मिसाइल गिरते ही जबरदस्त धमाका हुआ। 2 मंजिलों वाला वो मकान पलक झपकने से पहले ही तहस नहस हो गया। मिसाइल फटने के बाद उस मकान से निकली धूल और धुआं पूरे इलाके में फैल गया। सब कुछ ढक गया। इजराइल ने दावा किया कि जिन ठिकानों को बर्बाद किया गया वो हिजबुल्लाह के थे और वहां उसके कई लड़ाके छिपे हुए थे। ये भीषण हमले लेबनान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मरजयून नाम के इलाके में किए गए। मरजयून से इजराइल की सरहद महज 4 किलोमीटर दूर है। इजराइल की फौज पहले भी वहां मिसाइलों की बौछार कर चुकी है। उधर गाजा में जारी जंग को रुकवाने की मांग करते हुए इजराइल के कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए गाजा के बॉर्डर तक पहुंच गए, यानी उस जगह पर जहां से थोड़ी ही दूरी पर इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है। उन लोगों ने इजराइल और गाजा की सरहद पर खड़े होकर आवाज उठाई और गाजा में चल रही बमबारी को जल्द से जल्द रोकने की अपील की। हालांकि इजराइल में पहले भी युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध की तस्वीरें आती रही हैं, क्योंकि गाजा की धरती पर करीब 2 साल से चल रही जंग में 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया गया। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए गए, यानी जंग की आग में हमास के लड़ाके ही नहीं बल्कि बेकसूर लोग भी पिसने को मजबूर हो गए। यही वजह रही कि गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो चुके। फिलिस्तीन के समर्थक इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाते आए। इस बीच इजराइल के जो लोग प्रदर्शन करते हुए गाजा बॉर्डर पर पहुंचे, उन्होंने भी अपनी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इजरायली सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उन्हें धकेलते हुए लगातार मार्च करते रहे। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगाने भी जारी रखे। प्रदर्शन कर रहे इजराइल के उन लोगों ने गाजा में युद्ध रोकने की मांग की। वो पोस्टर लेकर पैदल ही गाजा बॉर्डर की ओर बढ़ते दिखे। इस दौरान इजरायली सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। सुरक्षा बल के जवानों ने कई प्रदर्शनकारियों के पोस्टर तक फाड़ दिए, लेकिन वो नहीं रुके। गुस्से से आग